ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं और इसके साथ पहले चरण के लिए नामांकन भरे जा चुके हैं। इस बीच जहां पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान होंगे, वहीं दूसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसके लिए अब प्रत्याशियों ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। आखिर कौन सी होंगी वो 7 सीटें जहां दूसरे चरण के मतदान होंगे और क्या है उन सीटों का सियासी समीकरण? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। 29 में से 29 सीटें माननीय मोदी जी को 29 सीटें जीत करके देंगे। उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर हमारी जबरदस्त तैयारी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रदेश की 29 में से दूसरे चरण में शामिल 7 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद अब दूसरे चरण के लिए 8 से नामांकन शुरू भी हो गया। चलिए पहले आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में वोटिंग कब होगी और किन किन सीटों पर मतदान होंगे। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीट टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, नर्मदापुरम और बैतूल में मतदान होंगे। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है वो मोदी की गारंटी लेकर चल रही है, जिसकी वजह से सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में हैं। वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है इस बार एमपी में कांग्रेस 14 से 15 सीटें अपने खाते में करेगी। सरकार मोदी की गारंटी लेकर के चल रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव को लेकर के सारे समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से मध्य में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि 29 में से 29 सीटें इस बार परिश्रम के साथ, पारदर्शिता के साथ और योजनाओं के साथ, योजनाबद्ध तरीके से माननीय मोदी जी को 29 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर एक तो हमारी अलायंस में चली गई है। 28 लोकसभा सीटों पर हमारी ज़बरदस्त तैयारी है। वन बूथ टेनिट के फार्मूले पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता ज़बरदस्त उत्साहित है और मैं समझता हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सभी एकजुटता के साथ माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जुट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी अफवाहें फैला ले, कोई भी प्रयास कर ले, किसी भी तरह का हथकंडा अपना ले, लेकिन ये चुनाव उसके लिए तो बहुत टेढ़ी खीर है। दूसरे चरण में किन सीटों पर मतदान होंगे ये हमने आपको बताया। अब ये भी जान लीजिए कि प्रत्याशियों के नामांकन कब होंगे और अगर कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहता है उसे कितना वक्त मिलेगा। दूसरे चरण के प्रत्याशी 28 मार्च से नामांकन भर सकते हैं। 4 अप्रैल को नामांकन भरने का आखिरी दिन है, जिसके बाद 5 अप्रैल तक नामांकन की जांच की जाएगी। नाम वापस लेने के लिए प्रत्याशियों को 8 अप्रैल तक का समय मिलेगा। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होंगे। दूसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान होने हैं। बीजेपी ने मिशन 29 को देखते हुए मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने खजुराहो सीट गठबंधन के तहत एसपी को दे दी है। बाकी अन्य सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी 6 सीटों पर उतारे हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि किन सीटों पर किसकी किसकी टक्कर है। टीकमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के पंकज अहिरवार के बीच टक्कर है। दमोह की बात करें, दमोह से बीजेपी के राहुल लोधी और कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी के बीच भिड़ंत देखने को मिल रही है। सतना से बीजेपी उम्मीदवार गणेश सिंह हैं और कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में हैं। रीवा से बीजेपी के जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस के नीलम अभय मिश्रा के बीच टक्कर है। नर्मदापुरम से बीजेपी के दर्शन सिंह और कांग्रेस से संजय शर्मा के बीच भिड़ंत है। बैतूल से बीजेपी उम्मीदवार दुर्गा दास उइके और कांग्रेस के रामू टेकाम के बीच सियासी लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है। दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वो सीटें किन के लिए आरक्षित हैं ये भी बताते हैं। टीकमगढ़ सीट एससी आरक्षित है। दमोह, सतना, रीवा, नर्मदापुरम, खजुराहो सीट जनरल आरक्षित है। वहीं बैतूल सीट एसटी आरक्षित है। 24 का रण काफी दिलचस्प और रोमांचक है। पार्टियां जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी के किले को भेद पाना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। एक बार दूसरे चरण की लोकसभा सीटों का जो पुराना चुनावी इतिहास है वो भी जान लीजिए। बैतूल की बात करें तो यहां 2009 में
बीजेपी ने जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने परचम लहराया। वहीं 2019 में बीजेपी ने ही बाजी मारी। टीकमगढ़ में भी 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी ने ही परचम लहराया था। दमोह लोकसभा सीट की बात करें तो यहां भी 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी ने बाजी मारी थी। खजुराहो में भी बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम करते हुए 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी ने ही परचम लहराया था। सतना लोकसभा सीट की बात करें तो यहां भी 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी ने बाजी मारी थी। अब बात कर लेते हैं रीवा की। रीवा लोकसभा सीट पर 2009 में बीएसपी काबिज रही। 2014 और 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की, यानी यहां पर जो है बीजेपी के पक्ष में पुराने आंकड़े रहे। अब बात करते हैं नर्मदापुरम की। नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर 2009 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2014 में पासा पलटा, 2019 में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। चुनावी के जो नतीजे हमने पुराने दिखाए और जीत के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं सीटों के सियासी गणित क्या कहते हैं। बैतूल लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी का अवैध किला है बैतूल। 1996 से अब तक कांग्रेस यहां पर सेंध नहीं लगा पाई है। आदिवासी वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित है। निर्णायक भूमिका में SC, ST मतदाता है। ओबीसी वर्ग की भी यहां पर अहम भूमिका हमेशा रही है। अब बात टीकमगढ़ लोकसभा सीट की। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। सबसे ज्यादा यहां पर SC वर्ग के मतदाता हैं। करीब 3 लाख अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। अहिरवार और यादव समाज का बाहुल्य क्षेत्र है। जातिगत समीकरणों पर यहां पर हार और जीत टिकी रहती है। दमोह लोकसभा सीट पर सियासी गणित देखें तो दमोह सीट पर 35 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। 1989 से आज तक कांग्रेस यहां पर जीत नहीं पाई है। यहां लोधी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 5 लाख लोधी और कुर्मी मतदाता हैं। यहां जातीय समीकरण के आधार पर हार जीत तय होती है। सतना लोकसभा सीट के जरा इतिहास को उठाते हैं। शुरुआती दौर में कांग्रेस का राज रहा। 1998 से बीजेपी के कब्जे में सीट रही। यहां पर SC, ST के वोटर्स निर्णायक होते हैं। कांग्रेस ने हर वर्ग को यहां पर आजमाया हुआ है, फिर भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 2014 की बात करते हैं तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा निकलकर सामने आता है, आप भली भांति जानते हैं कि 28 सीटें जीती थी। 2019 में 29 सीटें जीती थी, माफ कीजिएगा 28 सीटें जीती थी। इस बार टारगेट मिशन 29 का है। इस लिहाज से जो पहला चरण है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प होने वाला है। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया से हमने आपको जानकारी बताई और इस जानकारी के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि यह सियासी लड़ाई दिलचस्पी के साथ साथ इस केंद्र बिंदु के आसपास भी घूम रही है कि दल बदल और कांग्रेस में जो स्थिति मची हुई है उससे संगठनात्मक तौर पर कितना फायदा बीजेपी को और कितना नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बहरहाल हम भोपाल का रुख करते हैं जहां मौजूद है मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा। प्रमोद, आप इलेक्शन का जो इस वक्त माहौल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है उसे लगातार कवर कर रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी हमने दर्शकों को दी और भी कई दिलचस्प बातें हैं जो जनता के लिए जानना जरूरी है। जमीन पर जो चरण वाइज लड़ाई है वो तो दिलचस्प होगी। जरा कुछ और आंकड़े बताइए, समझाइए इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। दूसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो गया है अब तो। देखिए, शिखर तक पहुंचना है तो सीढ़ियां चढ़ना होती हैं और वही आप देखेंगे तो लोकसभा की जो लड़ाई है वो सीढ़ी दर सीढ़ी शिखर तक पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर जाएगी। अलग अलग चरणों में मतदान होना है और मध्य प्रदेश में भी जो 29 लोकसभा सीट है उन सीटों पर 4 चरणों पर वोटिंग होगी और पहले चरण की जो नामांकन प्रक्रिया है 6 लोकसभा सीट पर होनी है वो कंप्लीट हो गई और दूसरे जो चरण की वोटिंग होनी है उसके लिए आज से देखिए जो नामांकन दाखिल करने की तारीख है उसकी शुरुआत हो गई है। दिग्गज नेता है वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। जी हाँ, दिग्गज नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया बड़ी अहम हो जाती है। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो मैदान पर प्रत्यक्ष रूप से घोषणा कर देते हैं कि वो जनता के बीच अपने अपने दावे भरते हुए जीत की राह पकड़ते हैं।
लेकिन किसकी जीत किसकी हार जनता तय करती है, लेकिन नामांकन से लेकर और जो प्रक्रिया है वो भी बहुत जरूरी होती है। प्रमोद, आप अपनी बात जारी रखें। तो आज से क्या है कि मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की जो वोटिंग होनी है, दूसरे चरण का जो इलेक्शन होना है, उसके लिए नामांकन दाखिल करने की देखिए शुरुआत हो गई। आज मुख्यमंत्री छतरपुर से लेकर दूसरी जगह पहुंचे, वो प्रचार करते नजर आए। और आप देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश में चुनावी चरम है उसका पारा हाई हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर एक्चुअल जमीन पर जो सियासी बयानबाजी है वो आप देखेंगे तो हाई नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे मध्य प्रदेश में सूरज गर्म हो रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी हाई होने लगा है। जनता को कौन सा पारा पसंद आएगा, बयान वाला या फिर सूरज की चमक वाला, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में गर्मी के बीच में सियासत चमक रही है और चिलचिलाती धूप में नेता पसीना बहाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी का भविष्य दांव पर लगा है, किसी को कमबैक करना है, किसी को बरकरार रख रहा है। और इसी लड़ाई में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो अब तक 22-25 सीटों पर देखिए कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं विपक्षी गठबंधन की। एक जो सपा को नाम घोषित करना है खजुराहो, उस पर सपा नहीं कर पाई है अब तक। और जबकि 3 कांग्रेस पार्टी मुरैना, ग्वालियर और खंडवा, यहाँ पर 3 नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। अलग अलग सूची में कांग्रेस पार्टी ने अब तक 25 नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी जबकि एकदम सपाट मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर नामों का ऐलान कर चुकी है। देखिए पसोपेश में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उनके अंदर भगदड़ बची हुई है, रुक नहीं रही है। और इस चुनावी चरम के बीच में कांग्रेस पार्टी कमबैक करने की राय में उनके चलिए, नामांकन प्रक्रिया एक आधिकारिक रूप से कार्यस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जनता देख सकती है, समझ सकती है कि उनके चुनावी क्षेत्र में कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कांग्रेस की अग्नि परीक्षा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी है। बात महाराष्ट्र में छिड़ी सियासी महाभारत की करते हैं। यहां सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की अनबन थमती हुई नजर नहीं आ रही है। उद्धव गुट के रवैये पर कांग्रेस के बाद शरद पवार के एनसीपी ने भी सवाल उठा दिए हैं। मुंबई की सीटों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद या यूं कहें कि झगड़ा नजर आ रहा है और यहां तक कि खुलेआम बयानबाजी भी हो रही है। अब ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे के दावपेच से शरद पवार और राहुल गांधी कैसे निपटेंगे। कोई सीट शेयरिंग या सीट के अदला बदल के बारे में चर्चा नहीं। कुछ मुद्दे दिल्ली तक हम ले गए हैं। लोग तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं की मांग है। अलायंस को समझकर हमें जिम्मेदारी निभाई है। महाराष्ट्र में किसने जिम्मेदारी निभाई और कौन गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा, महाविकास अघाड़ी में इसी बात पर महाभारत छिड़ी है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है। आप कैंडिडेट खड़े करके मोदी को मदद कर रहे हैं। तो हमारी जो हक की सीट है वो हमें मिलनी चाहिए। और महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है। गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन उद्धव गुट ने शरद पवार और राहुल गांधी दोनों की उलझनें बढ़ा दी हैं। विवाद की वजह मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली लोकसभा सीटें हैं। इन तीनों ही सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने खुलकर नाराजगी जताई, जबकि दूसरे नेताओं ने भी सवाल उठाए। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस नाराजगी को गैर जरूरी बता रही है। लिस्ट आई है और सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी। अब रामटेक हमारी सिटिंग सीट है ना, आपको तो सबको मालूम है, 5 बार जीत चुके हम लोगों से। अब वहाँ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नाम घोषित किए, तो हमने क्या उसके ऊपर आक्षेप लिया है, ऑब्जेक्शन किया है? नहीं किया है, क्योंकि हमने ये तय किया था कि रामटेक आप लड़िए, मुंबई की जो ये सीट है नॉर्थ मुंबई वाली वो हम लड़ेंगे। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से शिवसेना यूबीटी के अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया है, जबकि यहां से कांग्रेस के नेता संजय निरुपम अपनी तैयारी कर रहे थे। मुंबई साउथ सेंट्रल से उद्धव ठाकरे के करीबी राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई को टिकट दिया गया है। यहां से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि सांगली से कांग्रेस विश्वजीत कदम को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही थी।
लेकिन उद्धव गुट ने चंद्रहार पाटिल को टिकट दे दिया है। समीकरण यहीं से गड़बड़ा गए और बयानबाजी भी तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर शिवसेना ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। ये हमारी विनिंग सीट है। अब विनिंग सीट को हम गिव अप कर दें, ये कहीं भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। और मैं बोलती हूँ अलायंस के धर्म के खिलाफ है। तो उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जो उन्होंने आरोप लगाए, उनमें ना सत्य है ना तथ्य है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी भाषा साबित हो रही है। कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दिया है। सीट बंटवारे और उद्धव गुट की ओर से लिस्ट जारी करने पर शरद पवार की पार्टी भी नाराज है। इसकी वजह मुंबई की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट है। मुंबई में जो 6 सीटें हैं, उसमें से जो नॉर्थ ईस्ट मुंबई की सीट है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हक की सीट है और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। अगर वो शिवसेना नहीं देना चाहती है तो फिर मध्य मुंबई है, हमारी सेंट्रल मुंबई जो है, वहां से नीलेश भोसले हमारे इच्छुक है और राखी जाधव हमारी इच्छुक है। अगर हो सकता है तो हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को इतना नाराज नहीं कर सकते। सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बैठकें हुई हैं, लेकिन कुछ सीटों को लेकर तमाम कोशिशों के बाद भी आम सहमति नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि गठबंधन में अनबन खुलकर सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस जल्द ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। उसमें से कुछ उन्होंने 16-17 जो कैंडिडेट अनाउंस किए थे, उसमें 1-2 सीट के बारे में चर्चा चल रही, बाकी तो तय था उनका। जैसे हमने भी अपने कांग्रेस के कैंडिडेट अनाउंस करके हम तो लड़ रहे हैं वो। हाँ, 1-2 सीट पे जो चर्चा हो रही है, विशेषकर सांगली और कुछ मुंबई की सीटों के बारे में, उसमें हमारी अपनी कुछ बात है, उनकी अपनी बात है, तो चर्चा चल रही है। महाविकास अघाड़ी के लिए एक चुनौती प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी बढ़ा दी है। वीवीए ने कल ही अपने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। इसके बाद भी संजय राउत ने उनसे बातचीत जारी रखने का दावा किया। चुनाव है, इलेक्शन है, अब 9 लोगों का एक लिस्ट उसने जारी किया है। इलेक्शन 5 स्टेप पर है ना, बहुत टाइम है, बातचीत जारी रहती है। संजय राउत भले ही समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कई सवाल उठा दिए। आंबेडकर ने एक फोटो भी पोस्ट की जिसमें संजय राउत को पीठ पर छुरा मारते हुए दिखाया गया है। प्रकाश आंबेडकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, संजय कितना झूठ बोलोगे? अगर आपके और हमारे विचार एक हैं तो हमें बुलाते क्यों नहीं हैं मीटिंग में? 6 मार्च की 4 सीजन्स होटल में हुई बैठक के बाद आपने हमारे किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित क्यों नहीं किया? आपने तो सहयोगी होकर पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया है। ये कैसा रिश्ता बना रहे हैं आप? एक तरफ गठबंधन का भ्रम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें गिराने की साजिश कर रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर अब महाविकास अघाड़ी से अलग हो चुके हैं और उनके इस रवैये से कांग्रेस भी नाराज है। हमने उनको कुछ सीटें ऑफर की थी, अब उन्होंने ज़्यादा की मांग की, ये पता नहीं क्या है। लेकिन हमारी मुझे गुजारिश है कि आप कैंडिडेट खड़ा करके, जिसको कोई जीतने की उम्मीद नहीं है, आप कैंडिडेट खड़े करके मोदी को मदद कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की अनबन थम जाएगी या मामला और बिगड़ेगा, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उद्धव गुट के रुख से कांग्रेस और एनसीपी दोनों नाराज हैं। अब देखना होगा कि विवाद का समाधान कैसे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनावी मोर्चे पर हर कोई अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। जो इस अग्नि परीक्षा को पार कर लेगा वही तो विजेता बनेगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, जब नतीजे आएंगे। उससे पहले यह सियासी उठापटक, बयानबाजी लगातार जारी रहेगी। यहाँ वक्त है ब्रेक का।